जय हिंद सभी को। सामान्य क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम लोग तीसरा पार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का। तो इसके अंदर देखो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने मौर्य वंश के बाद सुंग वंश, कर्ण वंश, बैक्ट्रियन और उसके बाद हम लोगों ने जान लिया था शक वंश, पार्थियन वंश। ये सारा चीज़ें मैंने इसलिए आप लोग के सामने रखा हुआ है ताकि आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ सको, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर इन दोनों को खत्म करके आए कुषाण वंश। फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है इस चैप्टर के अंदर, जो टॉपिक है वो है उड़ीसा तथा दक्कन में प्रारंभिक राज्य का उदय। यानी कि देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि सम्राट अशोक ने उड़ीसा में, यानी कलिंग बोला जाता था पहले इसको, इसका युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो अशोक के टाइम पे ये तो चलो कैसे थे मैंने आप लोग को बता दिया था, लेकिन हाँ अशोक के जाने के बाद यानी कि जब मौर्य वंश का पतन हो गया तो उसके बाद इनकी स्थिति कैसी रही, क्या रहा, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्या है इसमें। तो उड़ीसा तथा दक्कन के प्रारंभिक राज्य का उदय। तो दक्कन तथा पूर्वी भारत अशोक के साम्राज्य के हिस्से में थे। अशोक ने युद्ध द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ये मैंने बता दिया था, कलिंग का युद्ध मैंने पहले एक स्टोरी के अंदर बता दिया था। कलिंग विजय प्राप्त की थी और मौर्यों के पतन के बाद भारतीय इतिहास में प्रथम बार कलिंग तथा दक्कन का उदय हुआ। जैसे ही मौर्य वंश का पतन हुआ उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भाई किसी ने उड़ीसा और दक्कन का, यानी कलिंग और दक्कन का जो है विकास किया, ठीक है। दक्कन पठार और इसका उड़ीसा का, तो इनका विकास कैसे हुआ देखो। अशोक के बाद कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा में जो चेदी वंश के शासन काल में महत्वपूर्ण योग जो है महत्वपूर्ण हो गया था। याद रखना कि इनके बाद एक वंश ऐसा भी आया था जो किस नाम से जाना जाता था, चेदी वंश के नाम से, ठीक है। किस वंश से? तो चेदी वंश के नाम से जो है ये जाना जाता था। चेदी वंश का शासन चला और मेघवाहन जो है, महामेघवाहन प्रथम तथा तीसरे शासक खारवेल, जिन्होंने उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों पर हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया। तो याद रखना आप लोग कि उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है इन्होंने क्या करवाया, चेदी वंश के शासकों ने क्या करवाया, तो यहाँ हाथी गुफा का निर्माण करवाया, ठीक है। अब हाथी गुफा का निर्माण वगैरह करवाया तो मैं शासक का नाम एक बार दोबारा बता देता हूँ, खारवेल और क्या नाम है आपका ये महामेघावन। तो खारवेल वगैरह ने जो है कौन से वंश से थे, वो चेदी वंश से। ये हमको याद रखना है, चेदी वंश से थे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, नाम थोड़े अजीब है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इन्होंने हाथी गुफा का निर्माण करवाया। शिलाखंड के निकट हाथी की छवि होने के कारण इसे जो है हाथी गुफा बोला जाता है। देखो बोलेंगे भाई हाथी गुफा क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या है, हाथी वगैरह के चित्र पाए गए हैं जिसके कारण जो है इसको उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो ये हाथी गुफा है तो उसको क्या बोला जाता है, हाथी गुफा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि यह हमें बताता है कि वह जैन धर्म का उपासक था तथा अपने पड़ोसियों के विरुद्ध कई युद्धों में उसने सफलता प्राप्त करी और संभवतः उसकी कालावधि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी थी, यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जैन धर्म का विस्तार करा, ठीक है। किसका? और बाकी जो ये लोग थे उन्होंने तो बौद्ध धर्म का किया, लेकिन इन्होंने चेदी वंश ने किसका करा, यहाँ पर जैन धर्म का जो है इन्होंने तेजी से विस्तार करा। तो सिंपल सा बात बस ये बोला गया है कि भाई उड़ीसा और ये दक्कन जहाँ मौर्यों के टाइम पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वहीं क्या हुआ जब चेदी वंश का यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी बता रहा हूँ मैं, इन सबसे पहले की चले तो भाई यहाँ पर एक टाइम पे उड़ीसा और दक्कन का जो निर्माण है वो चेदी वंश ने किया। खारवेल वगैरह मैंने इनका नाम बताया, हाथी गुफा का निर्माण करा। हाथी गुफा क्यों बोला जाता है, भुवनेश्वर में है ये उड़ीसा के, तो इसे क्यों बोला जाता है हाथी गुफा, क्योंकि हाथी के चित्र मिले हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जैन धर्म की स्थापना वगैरह करी थी और उड़ीसा और दक्कन को बहुत तेजी से विस्तार करा इन्होंने और व्यापार वगैरह यहाँ पर करवाया था। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी। क्वेश्चन पूछेगा बस इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग जो मैं नोट्स भेजता हूँ उनमें से एक बार पढ़ लिया ना तो पॉइंट देखो, पेपर में जब क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप पूरा वो मत लिख देना पैराग्राफ बना के, उसमें बच्चे हमेशा लटक जाते हैं। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है मेन, और जिस तरीके से मैंने नोट्स में जितने वर्ड लिख रखे हैं उस तरीके से आपको लिखना है, यानी कि एक एक लाइन लिख कर आ जाओ, नंबर वंबर नहीं मिलने वाले हैं फिर, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल में क्या होता है कि यहाँ पर वर्ड लिमिट भी देखी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए उस तरीके से आप लोग पेपर में तैयारी करके जाओ तो बहुत बढ़िया तरीके से नंबर मिलेंगे, ठीक है, गारंटी मेरी है उसकी। उसके बाद देखो सातवाहन शासक आ जाएंगे भाई, एक सातवाहन वंश भी तो था, तो सातवाहन वंश के बारे में भी पढ़ना है भाई। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में सातवाहन काफ़ी तेजी से उभरा,
इसमें महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। याद रखना, सातवाहनों में याद रखना, एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये माताओं के नाम से चलने वाला वंश था, इसीलिए इसको जो है सातवाहन वंश बोला गया। और इनमें जो शासक रहे गौतमीपुत्र सतकर्णी, माता के नाम से जो है ये वंश चला था। तो इस वंश को पहला वंश मात्र सत्तात्मक वंश के नाम से इसको जाना भी जाता है। तो ये है हमारा सातवाहन वंश। तो इसमें अहम जो शासक रहे वो कौन रहे? गौतमीपुत्र सतकर्णी रहे। ठीक है, तो इन्होंने शक शासक नहपन को पराजित किया था। देखो इनकी लड़ाई एक बार इनके साथ हुई थी। शक शासक एक नहपन थे, नहपन, तो नहपन थे, उनके साथ युद्ध वगैरह किया था, तो इन्होंने इसको पराजित करके देखो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी जो है सातवाहन साम्राज्य की राजधानी महाराष्ट्र, तो इन्होंने जो है कहाँ पर अपना अधिकार क्षेत्र बनाया? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट प्रतिष्ठान थी और तीसरी शताब्दी के चतुर्थ भाग में सातवाहनों का पतन हो गया। तो इनकी तीसरी शताब्दी में इनका जो है पतन हो गया था और इन्होंने कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है जिला है, वहाँ पर इन्होंने अपना जो विस्तार क्षेत्र बढ़ाया था। ठीक है, तो ये है, हमें याद रखना है। पठार पर शासन करा, दक्कन पठार पर या पठार पर, जो मैंने पहले आप लोग को वीडियो के अंदर बता रखा है पठार वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो सातवाहन साम्राज्य उप प्रभागों यानी जिलों में विभाजित था। प्रशासन की लघुतम इकाई ग्राम थी। यहाँ पर जो प्रशासन की लघुतम इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम यानी कि छोटे मोटे जो गांव में बांट दिया गया था। ठीक है, उसमें सातवाहन साम्राज्य उप प्रभागों जिलों में विभाजित था। प्रशासन की लघुतम इकाई ग्राम हुआ करती थी। एक बार इनका युद्ध भी हुआ था, मैंने आप लोग को बता दिया कौन से शासक के साथ? शक वंश के शासक नहपन के साथ युद्ध हुआ था। सातवाहनों ने इनको टैटैफिस करवा दिया था, यानी हरा दिया था और अपना शासन जो है चलाया और तीसरी शताब्दी ईस्वी में इनका पतन हो गया था। वो तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। राजा की सहायता के लिए मंत्री हुआ करते थे। ठीक है भाई, इनकी सहायता के लिए जो है मंत्री हुआ करते थे इनके पास। सातवाहन शासकों ने धर्म को स्वीकार किया। ये अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। देखो सातवाहन जो है ना अपने आप को क्या मान रहे हैं? पंडित, यानी ब्राह्मण मानते थे और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था मैंने आप लोग को बता दिया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या थी? जिसमें 4 वर्ण थे। ठीक है, जिसको पता है वो एक बार कमेंट में लिख देना। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, कोई लिखता तो है नहीं, मुझे पता है। सब देख के ऐसी वीडियो को बस चले जाते हैं, लाइक भी कोई नहीं करता भाई, ये तो बहुत गलत बात है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि भाई ये कि वर्ण व्यवस्था क्या है? सबसे पहले ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वर्ण व्यवस्था को इन्होंने माना। ये आप अपने आप को ब्राह्मण मानते थे सातवाहन शासक। ठीक है, और सातवाहनों ने धर्म पर कर मुक्त भूदान दिया ब्राह्मणों और बौद्धों को। तो महात्मा बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के जो उच्च अनुयायी हैं वो, और ब्राह्मणों से इन्होंने टैक्स वसूली नहीं करा, कर वसूली नहीं किया। ठीक है, तो जमीन वगैरह दान दिया करते थे। तो पहला वंश रहा ये मात्र सत्तात्मक, जो माताओं के नाम से चला, वो आप लोग को याद रखना है। तीसरी शताब्दी ईस्वी में इनका अंत हो गया। वर्ण व्यवस्था को मानते थे, ब्राह्मणवादी पद्धति को ये लोग मानते थे। क्लियर हो गया। और इन्होंने शक वंश के शासक एक जो थे नहपन के साथ इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी और उनको हीरो हीरोइन बना दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस वाले पार्ट के अंदर व्यापारिक तथा व्यापारिक गतिविधियां, यानी कि देखो व्यवसायिक गतिविधियां कैसे कैसे व्यापार चला यहाँ पर वो जानते हैं। ईसा की पहली सदी में हिप्पोलस, नाम थोड़ा अजीब है, हिप्पोलस 45 ईस्वी नामक ग्रीक नाविक था, ये ग्रीक से आया था, द्वारा मॉनसून की खोज से मौर्योत्तर कालीन व्यापार को काफ़ी बल मिला और इस समय रोम और भारत में तेज़ी से व्यापार हुआ। रोम और भारत के अंदर जो है तेज़ी से व्यापार हुआ। मैंने टॉपिक का नाम क्या बताया? व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ। तो इन्होंने क्या करा कि भाई रोम और भारत का तेज़ी से व्यापार करा। बाहर देश से लोग आए। रोम से स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी, यानी कि रोम से हमको क्या मिलता था? सोने के सिक्के मिलते थे। रोम से क्या मंगवाया जाता था? सोने के सिक्के। और उसके बाद क्या है, और तथा वे मसाले का आयात करते थे। हमारे यहाँ से मसाले जाते थे वहाँ पे रोम में, और रोम से क्या आता था? सोने के सिक्के वगैरह बदले में दिए जाते थे। मसाले हो गए, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। हमारे यहाँ पे क्या बोलते थे? यवन प्रिय। काली मिर्च को जो होती है ना, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। और लोहे की वस्तुएं, बर्तन, मलमल, मोती, कीमती पत्थर, हाथी दांत
रोम को भेजी जाती थी। हमारे भारत देश से ये सारी चीज़ें वहाँ भेजी जा रही हैं और वहाँ से जो है सिक्के वगैरह मंगवाए जा रहे हैं। इतना क्लियर हुआ व्यापार कैसे हो रहा है भारत का और इसका रोम का। वो चीज़ गुजरात के भड़ौच में एक देखो, अब क्या यहाँ कहानी बता रखा है, भड़ौच यानी बंदरगाह वगैरह होते हैं। ये बंदरगाह मतलब जैसे समुद्र के किनारे होता है व्यापार करने के लिए, जहाज़ के लिए तो वो एयरपोर्ट होता है, वैसे पानी का भी एक पोर्ट होता है, ठीक है। तो भड़ौच कहाँ है, गुजरात का एक बंदरगाह है। तो बंदरगाह से वस्तुओं को पश्चिमी देशों को भेजा जाता था, बाहर देशों को हमारे देश से उन व्यापार करते थे, भेजते थे। और टालेमी एक नाम दे रखा है, टालेमी, ठीक है। टालेमी ने विवरण दिया कि भारत रोम को तोता, देखो भारत क्या करता है, रोम को क्या क्या भेजता है, तोता, शेर, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या क्या बोला गया है, तो क्या हो गया, हाँ, तोता, शेर और चीता भेजता था। बदले में रोमन लोग भारत को शराब, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें भेजा करते थे। कहाँ से भेजते थे, रोम से। शराब और मिट्टी के बर्तन भेज दिए और बहुत सारी चीज़ें जो हो गया, रोम से कीमती चीज़ें आती थी, हमारे यहाँ से भी जो है बेशकीमती चीज़ें वहाँ पे भेजी जाती थी। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। रोमन वस्तुएं पश्चिमी बंगाल के ताम्लुक और दक्षिण भारत के कई स्थानों से मिली हैं। देखो जो रोमन वस्तुएं हैं ना, रोम से आई हुई वस्तुएं, वो कहाँ से मिली हमें, 11th क्लास में रोमन साम्राज्य वाला चैप्टर था, तो उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। बाकी आपको तो इसमें इतना ही दे रखा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ बस। तो रोमन वस्तुएं जो हैं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, पश्चिमी बंगाल से, और यहाँ पश्चिम बंगाल के ताम्लुक और दक्षिणी भारत के कई स्थानों से जो हमें ये चीज़ें मिली हैं। अरब और मिस्र से घोड़े लाए जाते थे, याद रखना, अरब और मिस्र से भारत में घोड़े लाए जाते थे और यहाँ से जो है तोता, ये चीता, शेर, ये सारी चीज़ें वहाँ भेजी जाती थी। और ये बहुत मतलब अलग अलग चीज़ें भेजी जाती थी। और घोड़े और इनके घोड़े के व्यापारियों को क्या कहा जाता था, मैं आप लोग को बता देता हूँ। घोड़े के व्यापारियों को जो है वो चेट्टी और कुदरई कहा जाता था, कुदरई और चेट्टी कहा जाता था, ये आप लोग को याद रखना है। व्यापारियों की भी अपनी श्रेणियां होती थी। व्यापारिक कारवां के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता था, यानी कुदरई या चेट्टी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, कुदरई या चेट्टी। तो आई होप सबको व्यापार वगैरह समझ में आ गया होगा कि हमारा व्यापार रोम से हो रहा है, मिस्र से हो रहा है, और हमारे यहाँ पर रोम की वस्तुएं जो है कहाँ कहाँ से मिली हैं। तो ये जो मैंने नाम बताया आपको कि क्या नाम है, हाँ, बंगाल वगैरह से हो गया, दक्षिणी भारत के कई स्थानों से हमें रोम की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमें ये बोल देना है। सारा चैप्टर आप लोग के सामने रख दिया है मैंने। अब एक पार्ट और करवाऊंगा, चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। एक बार देख लेना किस तरीके सारा, यहाँ पर जो है मैनेंद्र वगैरह लिखा था, मैंने मिटा दिया है। तो इस तरीके सारा शासन जो है चलता आया है। अब हम चौथे पार्ट के अंदर देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है। और इससे भाई मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग समझना है, आप लोग को समझना है इन सारी बातों को, ठीक है ना। तो मिलते हैं चलो चौथे पार्ट के अंदर, क्या है क्या नहीं है वो हम अच्छे से देखते हैं। और वीडियो के एंड में आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, वो पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। और कोई भी मदद चाहिए मेरे से तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और तुरंत आप लोग की मदद की जाएगी, ठीक है। चलो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं चौथे पार्ट के अंदर।